इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है, तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। चॉपर राइज़ादा मैंसन के टेरेस पर आकर लैंड होता है। शौर्य और राज दोनों ही अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। थोड़ी बाद जब शौर्य फ्रेश होकर हॉल में आया तो उसकी माँ मीरा सिंह राइज़ादा चेहरे पर तनाव के भाव लिए इधर से उधर टहल रही थी। शौर्य सीढ़ियों के नीचे आते हुए अपनी माँ को ही देख रहा था। मीरा की नज़रों ने जैसे ही शौर्य को देखा, उनकी पलकें भीग गई। मीरा ने शौर्य को गले लगाते हुए कहा, भला माँ को भी कोई इतना तड़पाता है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। पूरे 1 महीने बाद तुझे देख रही हूँ। शौर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए शौर्य के माथे की चोट, जिसके निशान हल्के हो गए थे, पर फिर भी एक माँ की नज़रों से वो निशान छुपा ना सके। मीरा ने उस निशान को देखते हुए शौर्य से पूछा, शौर्य तुझे ये चोट कैसे लगी? माँ की बातें सुनते ही शौर्य के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर तनाव आ गया और वह 1 महीने पहले देहरादून में हुए अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगा। शौर्य नहीं चाहता था उसकी माँ उसे इस हालत में देखे। होश में आते ही शौर्य ने राज को कॉल किया और उसके साथ अपने प्राइवेट जेट से इंग्लैंड चला गया। आज जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तब वो वापस इंडिया आया है। शौर्य जानता था उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। उसकी माँ उसे उस हालत में ना देखे, इसलिए ही वो इंडिया छोड़कर चला गया था। बताओ बेटा, कैसे लगी तुझे ये चोट? माँ, ठीक हूँ मैं। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मामूली सी चोट थी, ठीक भी हो गई है। निशान भी कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। बात को टालते हुए शौर्य डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी चेयर पीछे कर बैठ गया। भाभी, क्या शौर्य आ गया है? हॉल में आते हुए शौर्य के चाचा रमन ने पूछा। हाँ भाई साहब, शौर्य आ गया है। खाना खा रहा है? खाना खा रहे शौर्य की तरफ इशारे करते हुए मीरा ने कहा। रमन गया और शौर्य के बराबर वाली चेयर पर बैठ गया। रमन को देख शौर्य अपनी चेयर से उठा और जाने लगा। तभी मीरा ने शौर्य को रोकते हुए कहा, बेटा तूने तो अभी सही से खाना भी नहीं खाया। ऐसा आधा खाना बीच में छोड़कर नहीं उठते। माँ, मेरा खाना हो गया। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया था, आपको देखने आया था। मैं अब जा रहा हूँ, विला में ही रहूँगा। आपका जब भी दिल करे आप वहाँ आकर मुझसे मिल सकती हैं। शौर्य के लहजे में शिकायत और करवाहट दोनों ही थी। शौर्य अपनी बात कहकर चला गया और मीरा बस उससे जाते हुए देखती रह गई। राज रेडी होकर नीचे आया तो शौर्य उसे वहाँ भी नहीं दिखा। राज मीरा के पास आते हुए बोला, माँ, शौर्य कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। शौर्य चला गया बेटा, तू खाना खाकर जाना। मीरा की बात सुनकर राज डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। रमन को देखते ही राज समझ गया शौर्य यहाँ से क्यों चला गया। राज बैठा और अपनी प्लेट सीधी कर उसमें खाना सर्व करने लगा। पता चला किसने शौर्य पर हमला करवाया था? रमन ने खाते हुए राज से पूछा। अभी तक तो नहीं, पर जल्दी ही मैं पता कर लूँगा। फिर मेरा हाथ होगा और उसकी गर्दन। राज ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। रमन ने मन ही मन खुद से कहा, उसका पालतू कुत्ता जो ठहरा तू, उसके लिए ये सब तो करेगा ही तू। राज रमन का चेहरा देखकर उसका मन का हाल जान रहा था। राज ने खाते हुए कहा, वैसे अंकल अब उस अटैकर को बच के रहना चाहिए। डेविल वापस जो आ गया है वो उन्हें तड़पता तड़पता कर मारेगा जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की। अब आप तो जानते हैं ना शौर्य की डिक्शनरी में माफ़ी जैसे शब्द है ही नहीं। अपनी बात कहकर राज ने सरकास्टिक स्माइल रमन को दी और उठकर चला गया। राज के जाने के बाद रमन ने गुस्से से कहा, इससे क्या लगता है शौर्य पर हमला करवाया था? भतीजा है वो मेरा। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं उसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ, और उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए फिर चाहे मुझे अपने लाडले भतीजे को मारना ही क्यों न पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। कहते हुए रमन के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हाथ में सिगरेट लिए शौर्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ उसके धुएं उड़ा रहा था। तभी मुझे क्यों अकेला छोड़कर आ गया वहाँ? कहते हुए स्वराज शौर्य के पास आया।
यार तू माँ को यहाँ क्यों नहीं ले आता और छोड़ा क्यों हुआ है तूने उन लोगों के बीच? राज ने शौर्य के हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं माँ को यहाँ नहीं लाना चाहता? वो खुद वहाँ अपनी मर्जी से है। वो उस परिवार को एक करने में लगी है जो सालों पहले टूट कर बिखर गया है। मैंने पता किया है, रमन अंकल का हाथ नहीं था तेरे एक्सीडेंट के पीछे। राज के सिगरेट के कस लेते हुए कहा तो शौर्य ने कहा, जानता हूँ उनका हाथ नहीं था। अब सवाल ये उठता है तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करने की हिम्मत किस में आ गई? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे। उस लड़की का कुछ पता चला? नहीं यार, एक तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन गलत फिल की थी, ऊपर से उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को भी उसी दिन ख़राब होना था। मेरे आदमियों ने तो पूरा देहरादून छान लिया पर वो तेरी वो रात की रानी कहीं न मिली। शौर्य ने राज के हाथ से सिगरेट ली और उसके कस लेते हुए कहा, ढूंढ उसे, मुझे वो चाहिए। तुझे कुछ याद है उसके बारे में, कुछ ऐसा जिससे हम उसकी पहचान कर सकें? राज ने शौर्य से पूछा। राज की बात सुनकर शौर्य को वो लम्हा याद आया जब उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था और उसने दुआ का चेहरा देखा था। पर्दे की दीवार के इस तरफ शौर्य और दीवार के उस तरफ दुआ थी। शौर्य को जब हल्का हल्का होश आया तब पंखे की हवा से हिल रहे पर्दे के बीच से उसे दुआ की एक झलक दिखी थी। शौर्य अपनी अर्धखुली आँखों से दुआ को देखता रह गया। दुआ को देखते देखते कब शौर्य की आंखें दोबारा बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब शौर्य पूरी तरह होश में आया तब उसे दुआ कहीं नहीं दिखी। शौर्य ने उन पलों को याद करते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस तू उसे ढूंढ कैसे भी। राज ने शौर्य की बातों पर बस धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया। दूसरी तरफ दुआ और आरव के बीच जंग छिड़ी हुई थी। दुआ ने पीलो को आरव के ऊपर फेंकते हुए कहा, आरव के बच्चे, तुमने फिर से हमारी चॉकलेट खाई, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपा आप भी हमारी आइसक्रीम खाना बंद कर दें, हम आपकी चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आरव ने दुआ को पीलो से मारते हुए कहा। तभी दोनों के कानों में एक आवाज़ आई। दुआ ने आवाज़ की तरफ देखा और सही से खड़ी हो गई। अंदर आए और दुआ और आरव को देखने लगे। तभी उन्होंने दोनों को डांट देखते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। उनके एक हाथ में चॉकलेट तो दूसरे हाथ में आइसक्रीम थी। दुआ और आरव ने अपनी अपनी चीज़ लेते हुए असद से शुक्रिया कहा। असद दुआ के करीब आए और प्यार से दुआ के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा आपकी? दुआ ने अपनी झुकी पलकें उठाकर असद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी चल रही है अब्बू। असद ने अपने पीछे खड़ी मन्नत को देखकर कहा, हमने तुमसे कहा था ना, मन्नत हमारी दुआ हमारा गुरूर है, एक दिन वो हमारा नाम रोशन करेगी, हमें हमारी दुआ पर पूरा भरोसा है। दुआ को असद की यही बातें डरा जाती हैं। अगली सुबह एक लड़की ने सो रहे लड़के के होठों पर धीरे से अपने होठ को रखते हुए उसे किस किया। वो लड़की किस कर जाने लगी तभी लड़के ने उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, बहुत मुश्किल से मिली हो तुम मुझे। कहते हुए उस लड़के ने लड़की को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी एक आवाज़ उसके कानों में गई और उस लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो आवाज़ अलार्म की थी। उस लड़के ने देखा तो उसकी बाहों में कोई लड़की नहीं थी। वो लड़का समझ गया ये उसका सपना था। उस लड़के ने होठों को तिरछा कर हल्की सी स्माइल की। वो बेड से उठा और अपने बराबर में सो रहे लड़के को देखा। टेबल पर रखे पानी से भरे जग को उठाया और उसके लड़के के ऊपर उड़ेल दिया। वो लड़का जल्दी से उठा और घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। सामने खड़े लड़के को देखकर उस लड़के ने कहा, यार शौर्य, ऐसे कौन जागता है? शौर्य ने राज को की बातों पर कहा, जैसे तेरा ये अलार्म हर रोज़ मुझे जगाता है। अपनी बात कहकर शौर्य बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। राज को जो पूरा भीग गया था वो शौर्य को जाते हुए देखकर मन ही मन कहता है, क्या है ये लड़का, ना जाने वो बेचारी लड़की कैसे इस डेविल को झेलेगी। दुआ ने आईने में एक नज़र खुद को देखा और लाल दुपट्टे को पहने हुए कहा, चल दुआ जल्दी से कर, आज फिर से तू लेट हो गई। कहते हुए दुआ नीचे आई और बिना नाश्ता किए चली गई। न जाने हमारी और ऑटो वालों की
क्या दूसरी दुश्मनी है। जिस दिन हम लेट होते हैं कोई ऑटो भी नहीं मिलता। उस दिन हमें दुआ ने ऑटो का इंतज़ार करते हुए खुद से कहा। 20 मिनट बाद दुआ को एक ऑटो मिला। जैसे ही दुआ ऑटो में बैठने गई उससे कुछ याद आया और उसने फ़ौरन ऑटो वाले से पूछा, JNU के कितने पैसे लगे। ऑटो वाले ने कहा 40 रुपये मैडम। दुआ स्माइल करते हुए ऑटो में बैठ गई। दुआ कुछ ही दूर गई थी कि आगे ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक को देखकर दुआ के दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, लो बस अब इसी की कमी थी। तैयार हो जा दुआ, आज फिर से तुझे प्रोफेसर शर्मा की डांट खानी पड़ेगी। खुद से बातें करती दुआ का फ़ोन रिंग हुआ। दुआ ने देखा ईसा की कॉल है। कॉल पिक कर दुआ ईसा से बात करने लगी। यार ये दिल्ली का ट्रैफिक मुंबई के ट्रैफिक को भी फेल कर देगा। किसी दिन राज ने सौर्य से कहा, सौर्य जो आज आप अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था उसकी काली आंखें सामने ट्रैफिक के ऊपर पड़ ही रही थी। सौर्य राज की बातें करने लगा। तभी एक कपड़ा उड़कर उसके मुंह पर आया। सौर्य उस कपड़े को अपने हाथ से हटाने लगा। तभी उससे आ रही स्मेल उसे जानी पहचानी लगी। सौर्य उस कपड़े को हाथ में लेकर उसे देखने लगा। तभी राज ने कहा, ये लाल दुपट्टा किसका है। सौर्य ने दुपट्टे को देखते हुए कहा, पता नहीं। सौर्य जो अभी दुपट्टे को हाथ में लिए देख रहा था कि तभी वो दुपट्टा उसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। ट्रैफिक क्लियर होते ही ऑटो चलने लगा। ऑटो के आगे बढ़ते ही सौर्य के हाथ से दुआ का दुपट्टा फिसल गया। सौर्य ने देखा सामने जा रहे ऑटो से वो दुपट्टा अभी भी हवा से उड़ रहा था। सौर्य ने धीरे से कहा, ये वही है। तभी पीछे से गाड़ियों के हॉर्न तेज़ आवाज़ें आने लगी। सौर्य ने कार स्टार्ट की और राज ने चौंकते हुए कहा, सौर्य ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। मीटिंग है हमारी, आधे घंटे में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हो जाने दो, सौर्य ने कहा और ऑटो का पीछा करता रहा।